दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में। और विज्ञान प्रौद्योगिकी की ये सीरीज चल रही है, हम लोगों की एमसीक्यू चल रही है। इसके बाद कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो हम चलाएंगे। तो भूगोल इतिहास का हो ही चुका है, उसका प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, सारे देख लीजिए। ये डेली 8 PM करके है प्लेलिस्ट, ठीक है, डेली 8 PM। तो अभी कुछ लोगों को नहीं पता है कि ये सीरीज़ हमारी जारी है, इसलिए वो वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। तो थंबनेल में कुछ चेंजिंग चाहिए तो वो मैं कर दूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पे यूपी एग्ज़ाम से जुड़ी सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए अपनी सफलता के लिए। प्रश्न शुरू करेंगे। हाँ, सुबह वाला वीडियो आप देखना मत भूला करिए दोस्तों। लॉकडाउन के बाद परीक्षाओं जुड़ी खबरें तेज़ी से अब आएंगी करंट अफेयर्स के साथ, उसका भी आप उसकी भी जानकारी ले सकते हैं, परीक्षाओं जुड़ी भी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है या परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को? तो जाइमेज एंजाइम है उसका नाम, याद रखिएगा। माल्टेज तो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, वहीं जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। अभी आगे एक प्रश्न में और भी हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इसका जो उत्तर होगा सी। आपको जो डाउट रहा करे दोस्तों वो कमेंट बॉक्स पूछ लिया करिए। अभी रिकॉर्डेड वीडियोज़ आ रहे हैं, बाद में लाइव वीडियोज़ आएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, आपके प्रश्नों का त्वरित उत्तर देने का प्रयास उससे किया जाएगा। मानव शरीर में स्थित पुच्छ निम्नलिखित में से किस संरचना से संलग्न होता है? जो अपेंडिक्स है वो किससे संबंधित होता है? देखिए, वृहद आंत और छोटी आंत जहाँ पे मिलते हैं वहीं पर आप देखेंगे कि वृहद आंत का जो एक भाग है वृहद आंत में, जिसको सीकम बोलते हैं, उस सीकम से ही ये जुड़ा होता है अपेंडिक्स। तो ये अवशेषी अंग एक प्रकार का होता है, इसका कोई कार्य होता नहीं है। इसको यदि निकाल भी लिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपको। तो अपेंडिक्स अक्सर इसमें जब सड़न उत्पन्न हो जाती है किसी कारणवश, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन लोगों का होता है। तो अपेंडिक्स एक रोग नहीं है, याद रखिएगा। अपेंडिक्स में जब सड़न उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तब उसको काट के निकाल लिया जाता है। ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। तो वृहद आंत का भाग होता है, वृहद आंत से जुड़ा होता है। डी इसका उत्तर होगा। हृदय वाहिका तंत्र की, देखिए अब यहाँ पर एक लक्षण दिया है किसी रोग का। रोग के लक्षण तो आप जरूर पढ़ लें, तो रोग के लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं तो हाँ कर दीजिए, तो रोग के लिए एक अलग वीडियो बना देते हैं। प्रत्येक रोग के लक्षण, उसके उपचार, क्या क्या खोजें हुई हैं, ठीक है, किस किस अंग को प्रभावित करता है, ये सब। तो हृदय वाहिका तंत्र की क्रियाविधि असंतुलित हो जाना तथा रोगी को नींद न आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये किस रोग का प्रमुख लक्षण है? तो ये देखिए, एक एक करके देखेंगे आपको पता चले। लकवा क्या है? लकवा में अक्सर जो मस्तिष्क की जो नसें होती हैं उनमें रक्त स्राव का जो बहाव है वो या तो अवरुद्ध हो जाता है, या जितनी मात्रा में मिलना चाहिए मस्तिष्क की क्रियाविधि चलने के लिए वो मिल नहीं पाता है। तो इससे क्या होता है, ये लकवा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो लकवा, पैरालिसिस। दूसरा है साइजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी मस्तिष्क का एक रोग है। इसमें क्या होगा कि अजीब अजीब हरकतें व्यक्ति करता है, वो काल्पनिक दुनिया में जीतता है। आप अगर उसको देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कि वो किसी को देख रहा है, किसी से बातें कर रहा है, लेकिन आपकी बातें वो नहीं समझ में आ रहा है, उसको आपकी बातें नहीं समझ पा रहा है वो, न तो आपके प्रति कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, तो वो काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है सीजोफ्रेनिया रोग में। अपस्मार या जिसको मिर्गी कहते हैं, ये भी मस्तिष्क का एक विकार है, ठीक है। मस्तिष्क में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं तो ये मिर्गी टाइप की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, अपस्मार। अगला है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का ही ये लक्षण है जो आपको दिख रहा है। इसमें हृदय वाहिका तंत्र की क्रियाविधि असंतुलित हो जाती है, रोगी को नींद नहीं आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो इसको न्यूरोसिस कहते हैं। अगला, हृदय के रक्त का संचरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। तो हृदय के रक्त का संचरण मतलब हृदय का रक्त, हृदय का रक्त मतलब जो शुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाया जाता है उनको क्या कहेंगे? हृदय धमनियां कहेंगे। और जो हृदय से रक्त फेफड़े तक पहुंचता है शुद्ध होने के लिए, वो क्या कहेंगे उसको? फुसफुस धमनियाँ। जो फेफड़े तक पहुँचेगी फुसफुस धमनी, जो हृदय तक पहुँचेगी वो हृदय धमनी। ये याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कभी।
अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु तो निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अस्थि और दांत, ये तो बड़ा आसान प्रश्न है, आप आराम से कर लेंगे। कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम का एक और उपयोग है शरीर में प्रमुख, जो रक्त का थक्का जमता है उसमें कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। डी इसका उत्तर है। ठीक है, एक और इसका मैं आपको उपयोग बता रहा था शरीर में। रेड रिबन एक्सप्रेस, ये एक अभियान है, आंदोलन प्रकार का है, चलता फिरता दृश्य साधन है। किसके लिए है? तो एड्स हेतु जागरूकता के लिए। रेड रिबन आप देखते ही होंगे। ठीक है, एड्स का जहाँ जहाँ आपने प्रचार देखा होगा, रेड रिबन देखा होगा। ठीक है, इस तरह का लोग पट्टियाँ बांधते हैं अपने बाजू में। कई बार आपने क्रिकेटरों को देखा होगा। तो आपसे ये प्रश्न है मेरा आज का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि विश्व एड्स दिवस ये किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तो ये जो है रेड रिबन एक्सप्रेस एड्स हेतु जागरूकता के लिए चलता फिरता दृश्य साधन है। अगला है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? देखिए, पानी में कैलोरी होता नहीं, कितना आप पीजिए। एक गिलास नहीं, एक पूरी नदी सुखा दीजिए पी करके, उससे कैलोरी आपको हासिल नहीं होगी, शून्य जो है कैलोरी मिलेगी। दरअसल शुद्ध जल जो होता है वो एक उदासीन पेय पदार्थ है, उदासीन है, तरल है। उदासीन मतलब इसका पीएच मान जो है 7 होता है। आपको पता है 7 से कम अगर पीएच मान हो तो वो अम्लीय विलयन होता है या अम्लीय तरल होता है, और 7 से अगर अधिक पीएच मान हो तो वो क्षारीय तरल होता है, और 7 हो तो वो उदासीन होता है। तो जल एक उदासीन है, इसमें कैलोरी नहीं पाई जाती है। तो जब जल पूछेगा दोस्तों तो आप शुद्ध जल ही इसको मानकर चलेंगे। ठीक है, जब भी प्रश्न में जल पूछेगा तो शून्य इसका उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा और सोडियम, इनमें से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन, पेशी संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो तीनों की ही आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम, लोहा, सोडियम, इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो रक्त में कैल्शियम, सोडियम और आयरन या लोहा, इनका समुचित अनुपात हृदय की गति और अन्य मांसपेशियों को उत्तेजित करना, उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने हेतु आवश्यक है। इनकी एक निश्चित अनुपात में मात्रा आवश्यक होती है। तो डी इसका उत्तर है। अगला है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। देखते हैं, आप गाय का दूध पीते होंगे, बड़ा स्वादिष्ट होता है अगर आपको शुद्ध देशी गाय का दूध मिले तो। जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो तो केसीन होता है, ये आपको पता है। लेकिन जो इसके अलावा इसका पीलापन और होता है, पीला और सफ़ेद जो रंग होता है, तो वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। यही जो है गाजर में भी आपके पाया जाता है। गाजर में भी जो पीलापन होता है कैरोटीन ही उसका कारण होता है। तो दूध में जो सफ़ेदी होती है वो केसीन के कारण होती है, और हल्का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अब यहाँ पे पीला और सफ़ेद दोनों पूछ लिया है, तो ये हो जाएगा उत्तर केसीन के साथ प्रोटीन, कैरोटीन सॉरी, ये दोनों ही प्रोटीन है। केसीन के कारण पीला, केसीन के कारण सफ़ेद और कैरोटीन के कारण पीला। ठीक, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है। गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध में पीला सफ़ेद रंग का कारण क्या है? केसीन के साथ कैरोटीन। ठीक है, अब ये प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है विटामिन से। तो सूची है किसको किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B1 का नाम थायमिन है। हमने आपको पहले ही वीडियो में विज्ञान प्रौद्योगिकी के पूरा बताया था किस विटामिन को क्या कहते हैं, तो वो आप अवश्य देखें। विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 को
पायरिडेक्सिन कहते हैं, और विटामिन B12 को कोबालामाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका B1 4, B2 3, B6 5 और B12 1, 4 3 5 1। उत्तर कौन हो जाएगा आपका B, ठीक है, 4 3 5 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं, अर्थात प्रोटीन में जो अनिवार्य तत्व होते हैं, एक प्रकार से प्रश्न का पूछने का मतलब यही है, कौन कौन से होते हैं। कार्बन तो होता ही है, हाइड्रोजन होता ही है, ऑक्सीजन होता ही है, नाइट्रोजन भी होता ही है। ये चारों जरूर होंगे, अनिवार्य तत्व हैं सभी प्रोटीनों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। प्रोटीनों के संयोजन में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के अतिरिक्त लोहे का, आयरन का अंश भी पाया जाता है। अगर यह पूछा जाए प्रश्न में कि प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है, तो उत्तर होगा सोयाबीन। 40% प्रोटीन उसमें पाई जाती है। तो अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो तो खूब सोयाबीन खाइए भिगो भिगो करके, प्रोटीन की मात्रा आपकी पूर्ण होगी। और एक बात और बता दूं, उत्तर कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जैसे एंजाइम क्या होते हैं, तो जितने भी एंजाइम हैं सब प्रोटीन होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, अंधेरे की प्रक्रिया, अभिक्रिया जिसको कहते हैं। पौधों में जो अंधेरी की अभिक्रिया है, डार्क रिएक्शन, कहाँ होता है, तो स्ट्रोमा में होता है। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। स्ट्रोमा में थाइलोकाइड जो झिल्ली है उसके बाहर क्लोरोप्लास्ट के द्रव में ये अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन परिवर्तित करेगा, सुक्रेज, याद रखिएगा, सुक्रोज, सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को परिवर्तित कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये सुक्रेज एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि सुक्रोज, जो कि शुगर है, उसको, शर्करा है, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज शर्कराओं में परिवर्तित करता है। इसके अलावा याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ चाहे आप लिख दीजिए, लैक्टेज, जो लैक्टेज है ये लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। किसको, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। माल्टेज का हमने आपको बताया कि माल्टोज को ये ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और लाइपेज क्या करता है, ये इमल्सिफाइड जो वसाएं हैं उनको ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। ये पूछा गया प्रश्न है कि लाइपेज क्या करता है, ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है लाइपेज। चाहे तो आप कहीं पर लिख सकते हैं पहले और इस प्रश्न को मिला करके, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 साल 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको अवश्य, अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा, ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में, उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो UD10 आप याद रखिएगा, रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।